हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। वो टॉपिक हमारे पास है कि गॉस लॉ के एप्लीकेशन को हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे एप्लीकेशन? कि हाउ कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी एट इनफाइनाइट वायर। यानी कि इनफाइनाइट वायर में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो सकता है। यानी गॉस लॉ का सिस्टम ये है कि गॉस लॉ ने क्या किया कि एप्लीकेशन बनाया कि हम गॉस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेजर कर सकते हैं। मतलब क्या कि कोई बॉडी चार्जेस है, वहां से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। तो गॉस लॉ ने बहुत आसान कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक देखेंगे आप जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो माय नेम इज तकी अहमद, ठीक है, आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स अचीवर। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें दो तीन एप्लीकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट। पहला एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट, थर्ड वन उतना नहीं है, लेकिन पहला और दूसरा जो एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर हमारे पास ये है कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। ठीक, तो देखा ये जा रहा है कि सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इन यूनिफॉर्म charged infinite long wire। यानी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, जो चार्ज है उससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। मतलब समझ रहे बात कि आपके पास कैसा वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, वो कैसा है, वो चार्ज है, उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस है वो मालूम करना है। तो चलिए हम लोग पहले मालूम करते हैं कि सबसे पहले इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बना लीजिए। सबसे पहले थोड़ा हम डायग्राम को सीधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आपका ये जो है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब क्या यूनिफॉर्म चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज है, वो लगातार वो चार्ज ही है। मतलब क्या, आप यहां पे चार्ज डाल दीजिए, ठीक है, कि आपके पास कैसा वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जो यूनिफॉर्म चार्ज है। अब इससे मालूम करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी चार्ज बॉडी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो देखिए अब कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है यहां पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है। तो सिर्फ इस साइड तो नहीं करेगा, चारों तरफ करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने क्या देखा, क्या यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होना। इस तरीके से देखा गया कि कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, वो तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे देखेंगे कि उन्होंने कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसमें बेसिकली ये मालूम करना है कि किस, यानी कि पर्टिकुलर डिस्टेंस में, मान लीजिए सपोज कि इस पॉइंट पे, यानी r डिस्टेंस पर, यानी जो आपने पॉइंट लिया, इस डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो सकता है। ठीक है, इस पॉइंट पे तो इतना जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस उधर भी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं।
तो सबसे पहले आपने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले लिया, यूनिफॉर्म चार्ज इस पे रख दिया, और उसके बाद यूनिफॉर्म चार्ज वायर क्या होता है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो भी कर लिया, सब तरफ चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये नहीं कि यहाँ पे होगा, सब जगह हो सकता है। उसके बाद हमने क्या किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें मालूम करना है गॉस लॉ के हिसाब से। चलिए मालूम करते हैं। तो हमने क्या किया, एक इमेजिनरी हमने तो गॉस साहब ने कहा कि आपको जो है डायग्राम बनाना है, या आपको कुछ भी बनाना है, ग्राफ बनाना है, या आपको फिगर बनाना है, तो सबसे पहले उसने कहा कि गॉसियन सरफेस ले लीजिए। यानी गॉस साहब है तो उसने कहा कि सरफेस कैसे लेना, गॉसियन सरफेस उसने ले लिया। गॉसियन सरफेस लेंगे तो हमारे पास ऐसा सरफेस लेंगे कि ऐसा बॉडी लेंगे, गॉसियन बॉडी, जो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम पहुंच सके। अब सिमेट्रिकल बॉडी लेंगे कि अनसिमेट्रिकल बॉडी लेंगे, तो सर सिमेट्रिकल बॉडी लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये भी बात क्लियर हो गया कि आपको जो है यहां पर आपको कैसा लेना है। पहली बात तो ये कि गॉसियन सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस का मतलब कोई भी सरफेस ले सकते हैं जो गॉस साहब के द्वारा दिया गया है। दूसरी चीज ये है कि जो सरफेस लेंगे, कैसा बॉडी लेंगे हम लोग, सिमेट्रिकल लेंगे। सिमेट्रिकल क्यों लेंगे, सिमेट्रिकल वो इसलिए लेंगे कि वो चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बॉडी पे इक्वल पहुंच सके। कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, तो अनसिमेट्रिकल बॉडी हम लोग ले नहीं सकते। इसलिए हमें कैसा बॉडी लेना है, अनसिमेट्रिकल बॉडी ना लेकर हमें सिमेट्रिकल बॉडी लेना है। यानी क्यों लेना है कि हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यानी फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल सरफेस पे यानी सरफेस पे इक्वल हो सके। तीसरा कि हम अब सरफेस ऐसा लेंगे कि उसके हर जगह पर एट एवरीवेयर, एट एवरी पॉइंट और एवरीवेयर समझ लीजिए। ठीक है, एवरीवेयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम या इक्वल। यानी आप जो है ऐसा सरफेस लिया जाए कि हर पॉइंट या हर जगह पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इक्वल पहुंच सके। तो चलिए हम लेते हैं यहां पर एक इमेजिनरी हमने बॉडी लिया। ठीक है, जिसका रेडियस कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। आपने क्या किया कि एक सिलेंड्रिकल बॉडी लिया। सबसे सवाल पहला यह है कि सर सिलेंड्रिकल बॉडी क्यों लिए, क्योंकि आपके पास जो है जितना इसका जो एरिया होगा उतना इसका भी एरिया होगा। तो जितना इस सरफेस पे हमारे पास चार्ज पहुंच रहा है उतना इस सरफेस भी पहुंचेगा। और ये जो बीच वाला पार्ट है, चलिए हम पहले इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाकर फिर हम आगे बात करते हैं। थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। लिख लिया आप लोग, पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर लिख लीजिएगा। चलिए हम बात आगे करते हैं कि देखा गया कि हम सरफेस को यानी कि सिलेंड्रिकल बॉडी क्यों लिए, क्योंकि आपके पास हम ऐसे नहीं समझ पाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो हमारे पास है, ये पहला नंबर है डायग्राम, ये दूसरा नंबर हमारे पास है ग्राफ, ये तीसरा नंबर है ना। तो देखा ये गया कि हमारे पास तीन ग्राफ आपने लिया, तीन प्लॉट है कि एक हमारे पास मान लीजिए सपोज ये गिलास है। ठीक, ये गिलास है, एक सरफेस आपका ये वाला हो गया, दूसरा सरफेस ये वाला हो गया, और तीसरा सरफेस ये कर्व सरफेस हो गया, ये पूरा है ना, पूरा कर्व सरफेस। तो तीन पार्ट में ये बॉडी, एक सिलेंड्रिकल बॉडी बटा हुआ है, एक अपर सरफेस, लोअर सरफेस एंड द कर्व सरफेस। तो हमारे पास जितना एरिया अपर सरफेस का है उतना एरिया आपका लोअर सरफेस का भी है। तो जितना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पहुंच पा रहा है अपर सरफेस में, उतना ही डाउनवर्ड में भी पहुंचेगा। कर्व सरफेस में भी हमारे पास क्या होगा, जितना इस पॉइंट पे पहुंचेगा उतना इस पॉइंट, मतलब क्या कि आपके पास मान लीजिए ये है, मान लीजिए सपोज सिलेंड्रिकल है, तो जितना इस साइड में मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है उतना इधर जा रहा है, उतना इधर जा रहा है, उतना इधर जा रहा है, उतना इधर जा रहा है। यानी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है चारों तरफ प्रोड्यूस कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर यानी कि सिलेंड्रिकल के सरफेस पर क्या पड़ेगा, इक्वल पड़ेगा। इसलिए हमने इस सिलेंड्रिकल बॉडी का लिए इस्तेमाल किया। आपका क्वेश्चन होगा कि सर आप कुछ दूसरी बॉडी न लेकर आपने सिलेंड्रिकल बॉडी क्यों लिया, तो वो इसलिए लिया गया कि हमारे पास जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सरफेस के ऊपर, सिलेंड्रिकल के सरफेस के ऊपर, वो इक्वल होगा। इसलिए हम क्या किया, हमारे पास ज्यादा अच्छा होगा फाइंड आउट करना इलेक्ट्रिक फील्ड को।
तीन सरफेस है। चलिए हम बात करते हैं सरफेस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये आपके पास सरफेस है, यानी इस ये हमारे पास एरिया है। तो ये आपके पास क्या है, ये एरिया है, ये ऊपर वाला, ऊपर के एरिया का जो है डायरेक्शन किधर होगा, एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके 90 डिग्री होगा। मतलब क्या कि आपके पास जो पहले सरफेस का है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रहा है ना, और ये जो एरिया आपके पास है, यानी ये जो एरिया आपके पास है इसका, यानी ये जो एरिया इसका जो है एरिया वेक्टर किधर होगा। तो सर एरिया वेक्टर हमारे पास सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये आपको बताया भी हुआ है। मतलब एरिया ऐसा होगा, मतलब क्या, यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री, ठीक। दूसरा सरफेस देखते हैं, दूसरा सरफेस से हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारे पास जो सरफेस का एरिया है, यानी ये जो बॉडी हमारे पास है, जो रेड कलर की जो बॉडी है, तो आपके पास इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर होगा, ये भी 90 डिग्री। और हमारे पास जो ये बॉडी बचा, यानी आपके पास ये जो बॉडी बचा, इधर तो 90 हो गया, इधर भी 90 हो गया, अब ये जो बॉडी बचा, तो ये आपका सरफेस है हमारे पास है, इसका 90 क्या होगा, ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इधर प्रोड्यूस हो रहा है, और एरिया वेक्टर भी क्या है, एरिया वेक्टर भी क्या है, इधर की तो डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर। इसका मतलब क्या है, यहां पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। तो पता चला हमारे पास तीन सरफेस है, और तीनों सरफेस का हमारे पास एरिया वेक्टर आपने डिफाइन कर दिया है। तो चलिए हम लोग फ्लक्स निकालते हैं, कैसे कैसे हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, कि सिलेंडर का टोटल फ्लक्स कितना है, कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे पहुंचता है तो इधर भी होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो बताइए कि हमारे पास सरफेस पे फ्लक्स कितना आ रहा है, पूरे सरफेस पे फ्लक्स कितना है। तो फ्लक्स ऑन द सिलेंडर, फ्लक्स पहला सरफेस प्लस फ्लक्स दूसरा सरफेस फ्लक्स तीसरा, ठीक है। ये हमारे पास पूरे सिलेंडर का फ्लक्स है। तो सिलेंडर को तीन पार्ट में बांटा गया, तो हम आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मल समेशन कर सकते हैं सर, ठीक है। तो सिलेंडर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का EDA cos थीटा, पढ़े होंगे आप लोगों ने, है ना। तो आपने पढ़ा होगा EDA, ठीक है, cos थीटा। पहला सरफेस का थीटा कितना है, पहला सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, तीसरा सरफेस ये है। पहले सरफेस का कितना है, 90 डिग्री। फिर दूसरा का फॉर्मूला EDA, दूसरा सरफेस का कितना है, cos 90 डिग्री, प्लस तीसरा सरफेस क्या हमारे पास, EDA, तीसरा सरफेस के लिए कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो देखिए कि cos 90 क्या होता है, 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, है ना, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा। मतलब क्या, सिलेंडर का जो हमारे पास है 0 प्लस 0 प्लस 0, EDA सिंपल सा हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होता है, 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई होता है, EDA ही होगा। तो मतलब क्या, हमारे पास कुल मिलाकर हमारे पास क्या गया, EDA, ठीक। अब यहां पे आप फ्लक्स का फॉर्मूला जानते होंगे, ये कि हमारे पास क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस लॉ के हिसाब से। अब हम लोग इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। इतना आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा ढंग से समझिएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट बहुत डीप है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है जो आपको डाले हुए हैं इस लेक्चर में, इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। आपके पास फाइनल क्या आया कि फ्लक्स जो है, सिलेंडर का जो फ्लक्स है, सिलेंडर का जो फ्लक्स है EDA है हमारे पास। चलिए बात करते हैं कि फ्लक्स जो हमारे पास कितना है, इंटीग्रल, ठीक है, EDA। तो फ्लक्स का फॉर्मूला, तो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि एप्लीकेशन गॉस लॉ का, तो गॉस लॉ का काम तो करना ही पड़ेगा। अब तक तो गॉस लॉ का काम किए नहीं थे, सिर्फ फ्लक्स को समझ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ रहे थे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या करेंगे कि हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो नाउ इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे Q बाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A इंटू T। सर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बाहर है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ही मालूम करना, एरिया वेक्टर के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है,
सब जगह बराबर है, जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा, उतना यहाँ पे होगा उतना, यानी एरिया वेक्टर के रेस्पेक्ट में जो हमारे पास एरिया के रेस्पेक्ट में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट है, ठीक है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, तो ये कांस्टेंट है, तो ये क्या हुआ, बाहर चला गया। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो एरिया जो हमारे पास है वो कितना हमारे पास होगा, Q/A∪0। तो पहली बात तो हमारे पास फ्लक्स कितने में आ रहा है हमारे पास, तो फ्लक्स जो है इसमें नहीं आ रहा है, 0 फ्लक्स है, ठीक है, यानी यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे भी दूसरे वेक्टर में क्या फ्लक्स 0, लेकिन तीसरे वाले जो कर्व सरफेस है वो कर्व सरफेस उसमें फ्लक्स आ रहा है। तो ये जो हमारे पास है इसका कोई ना कोई लेंथ होगा। तो चलिए अब लेंथ की बात करते हैं, थोड़ा डायग्राम को और अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं कि जो आपने जो सिलेंडर का जो लेंथ है वो क्या है, है ना, ये सिलेंडर का लेंथ है और ये कर्व सरफेस है, तो इसका कुछ रेडियस भी होगा। तो बात आता है क्या कि कर्व सरफेस का, यानी कि जो हमारे पास है ये कर्व सरफेस का जो ये कर्व सरफेस का जो एरिया होता है 2πr_l होता है, ठीक है, यानी सिलेंडर है आपका 3 पार्ट है, एक अपर पार्ट, लोअर पार्ट, एक ये वाला पार्ट होता है, तो ये वाले पार्ट का जो एरिया होता है 2πr_l होता है, 2πr_l, ठीक। अब चलिए अब थोड़ा सा हमको आगे ये सब मिटाना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आया कि E×2πr_l/Q/ε0, E बराबर, ये सबको बट्टे में ले आएंगे तो Q/2πε0r, सब बट्टे में चलाएगा, प्रोपोर्शन में चलाएगा, 2πr∪0l। तो अब जानते हैं कि हमारे पास चार्ज बट्टा l, ठीक है, कि इसकी जगह पर यानी Q/L, यानी कि आप क्या फॉर्मूला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी Q/L, तो यानी Q/L की जगह क्या लिख देंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो बचा क्या 2πε0r, यानी आपका जो है इनफाइनाइट जो चार्ज वायर है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी सिलेंड्रिकल बॉडी पे कितना है, इतना हमारे पास आ गया। चलिए आज का लेक्चर आपके पास यहीं पे, आप जाके बहुत कंप्लीट आप वीडियो देखिए, छोटी छोटी वीडियो है, जाके कंप्लीट देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा, बहुत शानदार समझ में आएगा, क्योंकि आज आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।